नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी किसकी डिपेंडेंसी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब फ्रीक्वेंसी से क्या बदलता है पहले तो वो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? देखिए, सपोज कर लो स्टार्टिंग में हमको कुछ नहीं पता था। ये हमारा स्टार्टिंग का एक्सपेरिमेंट है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P1 पर बैटरी लगाते हैं नेगेटिव एंड से, P2 को जोड़ते हैं पॉजिटिव एंड से, और ये एमीटर लगा हुआ है, ये करंट को मेजर करके देगा हमको। हम यहाँ से एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं। इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी रखते हैं? हाई। हाई क्यों रखते हैं, लो क्यों नहीं रखते, वो हम यहीं से देखेंगे अभी। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आके कहाँ जाते हैं? P2 की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन P1 से निकल के P2 तक पहुँच जाते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। उस करंट को क्या नाम देते हैं? फोटो करंट। ठीक है ना, क्योंकि फोटॉन्स की वजह से, मतलब लाइट के इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चल रही थी करंट वो। ठीक है, जब यहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? जब यहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। अब P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स P2 तक नहीं पहुँच पाते, तो हम क्या करते हैं, P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, जिससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए थे वो P2 तक चले जाते हैं और यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल कम हो जाता है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P1 टू P2 पहुँच जाते हैं, जिससे फोटो करंट फिर से स्टार्ट हो जाती है बढ़ना। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, P2 को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। जैसे हम P2 को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो फोटो करंट जो होती है वो स्टॉप हो जाती है ना। फिर हम क्या करते हैं, P2 के नेगेटिव पोटेंशियल वो बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाने का मतलब है कम करना, -1 -2 -1 इस तरीके से। ठीक है, फिर P2 के एक नेगेटिव पोटेंशियल पर हम क्या देखते हैं कि एमीटर से करंट हमको जीरो मिलना स्टार्ट हो जाती है। हम उसी नेगेटिव पोटेंशियल को क्या नाम दे देते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या होता है, करंट जो होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया। अब उसके आगे की कहानी देखिए क्या है। मान लीजिए कि हमने जो फ्रीक्वेंसी डाली थी, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। इन 7 कलर्स को अगर हम इस क्रम में लिखें, इस सीरीज में लिखें, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। तो इसकी ये जो लिखा हुआ है ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की, कम किसकी? वॉयलेट की। ठीक है, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 वेवलेंथ, है ना। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। तो अगर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, और फ्रीक्वेंसी इस रूप में आगे बढ़ रही होगी। ये फ्रीक्वेंसी का क्रम है और ये वेवलेंथ का क्रम है। ठीक है, चलिए हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, हमको P1 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो बताइए क्या करें? सबसे पहला काम, हमको P1 से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। बताइए क्या करें? यहाँ पे प्लेट लगी है, मेटल की प्लेट है ये, और हमको P1 से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। क्या करना होगा? लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं हम एक टॉर्च ले आते हैं, छोटी वाली, जिसमें सिर्फ एक सेल लगा है 1.5 वोल्ट का। 1.5 वोल्ट का एक सेल का मतलब पोटेंशियल बहुत कम है उसका। अगर पोटेंशियल कम है तो लाइट भी कम होगी। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ से 10 वॉट का बल्ब लगा देते हैं यहाँ पर। 10 वॉट के बल्ब से लाइट इंसिडेंट करते हैं। वो लाइट कैसी है?
रेड है, ठीक है। रेड लाइट इंसिडेंट करते हैं यहाँ से 10 वॉट, इस तरीके से। क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? नहीं बाहर आते, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ के देख चुके हैं कि रेड लाइट 10 वॉट की इंटेंसिटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि 10 वॉट का बल्ब बहुत कम पावर का है, थोड़ा पावर बढ़ा देते हैं। हमने 10 की जगह पर 20 कर दिया, लेकिन रेड ही रखा, कलर नहीं चेंज किया हमने। तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर तब भी नहीं आते। फिर हम 20 को 40 कर देते हैं, तब भी नहीं आते। हम इसको बढ़ाते बढ़ाते 100 कर देते हैं। हम क्या देखते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के बावजूद भी एक भी इलेक्ट्रॉन P1 से बाहर नहीं आया। हम परेशान हो गए कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, है ना। लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं, आइंस्टीन से पूछते हैं तुम बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि तुम रेड की जगह पर दूसरा कलर चेंज करके देखो। ठीक, हमने बल्ब को रिप्लेस कर दिया, रेड की जगह पर हमने ग्रीन या ब्लू लगा दिया। चलो ब्लू लगा देते हैं, और स्टार्ट हमने फिर से वही से किया 10 वॉट से, जहां से रेड्स पे किया था। भेदभाव नहीं करना है। ऐसे हमने ब्लू कलर की लाइट 10 वॉट की इंसिडेंट की, बहुत कम इंटेंसिटी की, तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। भले ही सारे ना आए, एक दो आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मान लो 10 वॉट से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे, मात्र 2, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, 10 से 20 कर दिया, 2 और बाहर आ गए, 4 हो गए। हमने 20 को बढ़ा करके सीधे 80 कर दिया, तो बहुत सारे बाहर आ गए। हमने 80 पर ही रखा, 80 से बढ़ाया नहीं। तो हम ये देखते हैं कि 80 वॉट का जो ब्लू लाइट है, उसने इस P1 से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, तो वे सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, P2 पर। और जब सारे इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंच गए, तो फोटो करंट हमको ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। रेड से क्या हो रहा था, 10, 20, 40, 80, 100 तक पहुंचे थे, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिला, है ना। तो हमको क्या पता चला, ऑब्जर्वेशन क्या मिला, कि ब्लू लाइट का 10 वॉट का बल्ब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रेड का 100 वॉट का बल्ब भी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। अच्छा, 10 वॉट, हमने जब 10 वॉट इंसिडेंट किया था, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे, 2, 2 आए थे ना। मान लेते हैं 2 बाहर आ गए। हम इसको कम कर देते हैं, 10 से 5 कर देते हैं, तो एक बाहर आएगा। कुछ कम किया, 10 पे अगर 2 आ रहे थे तो 5 पर एक आ गया। हम इसको और कम कर देते हैं, हम 3 कर देते हैं, 3 वॉट। कितने बाहर आएंगे, स्टार्ट हमने किया है 3 वॉट से, पहले 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 10 करेंगे। तो बताइए 3 पर कितने बाहर आएंगे, 10 पर 2 आ रहे थे, 5 पर एक आ रहा था, तो 3 पर कितने आएंगे। अरे घटता हुआ क्रम लीजिए, जब 10 वॉट इंसिडेंट किया तो कितने आए बाहर, 2। रेशियो देखिए जरा, 5 वॉट इंसिडेंट किया तो कितने आए, एक। कम हो गया, बढ़े कि कम हुए, कम हुए। और जब 5 से घटा के 3 कर दिया, तो क्या आधा इलेक्ट्रॉन बाहर थोड़ी ना आएगा, क्वांटाइज्ड होता है वो, या तो एक आएगा या तो एक भी नहीं आएगा। तो जब 5 में एक आ रहा था, तो 3 में कितने आएंगे, एक भी नहीं आएगा, ठीक है। हम देखते क्या हैं कि जब हम 1 वॉट का बल्ब इंसिडेंट करते हैं, 1 वॉट का ब्लू लाइट, रेड पे तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन ब्लू पर जब 1 वॉट का इंसिडेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। फिर हम 1 से बढ़ा के कितना करते हैं, 2 वॉट, तब भी बाहर नहीं आते। फिर हम 3 करते हैं, तब भी बाहर नहीं आते। फिर 3 से हम 4 करते हैं, तब भी नहीं आते। और जैसे ही हमने 5 वॉट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया।
इससे क्या पता चलता है कि किसी भी मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें किसी भी लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो है, 5 से कम 4 पे करते तो नहीं आता। 5 पे आ गया तो 5 मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। समझ रहे हैं कुछ? अगर 5 से ज़्यादा कर देंगे तब तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर 5 से कम कर देंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें किसी भी प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ आया कुछ? बोलिए। अब क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा के रेसिप्रोकल होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो लैम्डा ज़्यादा होगा। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? अगर ब्लू को कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इधर जाएंगे। ठीक है ना? बोलो। चलिए तो इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं, 2-3 पॉइंट हैं केवल। समझ आ गया ना? ठीक है। सो फॉर द इलेक्ट्रॉन टू बी इजेक्टेड, for the electron to be ejected from metal, a minimum frequency is required। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारी इंसिडेंट लाइट, अगर हमारी जो हमने लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है? तो एक कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है? फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए क्या जरूरी है कि जो फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू, मान लीजिए हम न्यू फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन किससे? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर हमारे द्वारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अदरवाइज वो बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं इसका।
यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्स, इधर फ्रीक्वेंसी होगा, डॉटेड लाइन है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है न्यू नॉट, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, तब तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल चुके हैं वो P2 तक पहुंचेंगे भी नहीं, वो कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे। तो वापस जाने का मतलब ये है ग्राफ माइनस में। ठीक, ठीक है ना। इसके रिजल्ट देख लेते हैं जरा ग्राफ के। रिजल्ट देख लीजिए क्या है। पहला, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड, क्या जरूरी है, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी हायर देन किससे ज्यादा होनी चाहिए, किससे ज्यादा होनी चाहिए भाई, न्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड से, न्यू नॉट। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या है, इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन न्यू नॉट, तो क्या होता है, नो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, वॉट एवर बी द इंटेंसिटीज, वॉट एवर बी द इंटेंसिटी इज, हम चाहें जितनी भी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट करें, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हाई इंटेंसिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट हो सकेगा, वो हेल्प करेगा, कतई पॉसिबल नहीं है। इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा ही होनी चाहिए। वो लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड। तो इसका क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है, इंटेंसिटी ज़रूरी नहीं है ना। इंटेंसिटी भले कम हो लेकिन क्या हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, ठीक। इंटेंसिटी मतलब बल्ब का वॉटेज भला कम, भला भले ही कम क्यों ना हो, जैसे 10 वॉट का हो, चाहे 5 वॉट का हो, चाहे 100 वॉट का हो, कम का हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कम वॉट के ब्लू लाइट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है, लेकिन ज़्यादा वॉट के बल्ब की रेड लाइट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकती, ठीक है ना। एक और पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा, इवन आ dim light of even a dim light of higher frequency
हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन न्यू नॉट। इवन अ डिम लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी कैन एमिट आई इलेक्ट्रॉन। चलिए, ठीक। अब अब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब इस पर एक और छोटा सा टॉपिक रह गया है, डी ब्रॉगली, और उसको ख़त्म कर लेंगे। वो मुश्किल से 10-5 मिनट का टॉपिक है, तो आपका डुअल नेचर ख़त्म। ठीक है।